अब बात करते हैं सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का इनिशिएटिव है। ये स्कीम के नीचे इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स कंप्रेस बायोगैस प्लांट क्रिएट कर सकते हैं और फिर वो प्लांट से जो भी कंप्रेस बायोगैस प्रोड्यूस होता है उसको मार्केट में एज ए सस्टेनेबल फ्यूल के तौर पे सेल कर सकते हैं। तो ये स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी ऑटो इंडस्ट्री में फॉसिल फ्यूल अभी करंटली यूज हो रहा है उसको रिप्लेस करके कंप्रेस बायोगैस को यूज करना है। ये स्कीम के बेनिफिट्स की बात करें तो अगर कभी भी क्रूड ऑयल या तो गैस प्राइस में फ्लक्चुएशन आया तो उससे ऑटो इंडस्ट्री को इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जैसे अभी रिसेंटली हमने देखा कि कोरोना वायरस की वजह से क्रूड ऑयल की प्राइस नेगेटिव में चली गई थी। तो अगर ऐसी कोई भी कंडीशन फ्यूचर में आती है तो ऐसी कंडीशन के सामने अगर सीबीजी फ्यूल ऑटो इंडस्ट्री में वाइडली यूज होता है तो उससे ऑटो इंडस्ट्री पे एडवर्स इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, फार्मर की इनकम बढ़ सकती है, क्योंकि जो बायोगैस है उसको प्रोड्यूस करने के लिए ऑर्गेनिक वेस्ट चाहिए और ये ऑर्गेनिक वेस्ट फार्म से आता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा बायोगैस यूज होगा उतना ही ऑर्गेनिक वेस्ट की जरूरत पड़ेगी। ऑर्गेनिक वेस्ट को क्रिएट करने के लिए फार्मर को ज़्यादा से ज़्यादा फार्म या तो एनिमल प्रोडक्ट को क्रिएट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं जगह मिशन के बारे में। ये गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा का इनिशिएटिव है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी ओडिशा का स्लम है उनको लिवेबल हैबिटेट में ट्रांसफॉर्म करना। कैसे? तो जो भी लोग स्लम में करंटली अभी रह रहे हैं उसको रेसिडेंशियल पर्पस के लिए लैंड देना और साथ ही साथ उनके रिहेबिलिटेशन के लिए काम करना। ये मिशन को इंडिया जियोस्पाटियल एक्सेलेंस अवार्ड भी मिल चुका है। बेसिकली दिस अवार्ड इज जॉइंटली गिवन बाय वर्ल्ड हैबिटेट, जो कि एक यूके बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, एंड यूनाइटेड नेशन हैबिटेट। एलिजिबिलिटी की बात करें तो किसी भी इंडिविजुअल या तो कंपनी ने जियोस्पाटियल टेक्नोलॉजीज को भारत में कहीं भी अगर इम्प्लीमेंट किया है तो वो इंडिविजुअल या तो कंपनी ये अवार्ड के लिए एलिजिबल है। जियोस्पाटियल टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करें तो मेनली इसमें 3 चीजें आती है। GIS यानी कि जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, GPS यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, एंड RS यानी कि रिमोट सेंसिंग। तो मेनली ये जो टेक्नोलॉजीज है वो टाउन प्लानिंग में काफ़ी काम आती है। फॉर एग्जांपल टाउन में किस जगह पे ट्रैफिक कंजेशन कितना होगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की साइट कहाँ पे होगी, तो ये सब चीज़ों को डिसाइड करने के लिए ये जियोस्पाटियल टेक्नोलॉजीज काफ़ी हेल्पफुल होती है। अब बात करते हैं फेम स्कीम के बारे में। फेम स्कीम का फुल फॉर्म है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये स्कीम बेसिकली इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल के ऊपर अलग अलग इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है। जैसे कि इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स की खरीदी के ऊपर बायर्स को ये सब्सिडी प्रोवाइड करती है। ये स्कीम नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 का पार्ट है। ये स्कीम को 2 पार्ट में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। सबसे पहला पार्ट अप्रैल 2015 से लेकर मार्च 2019 और जो दूसरा पार्ट है वो 2020 तक 10,000 करोड़ फंड से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसके 3 ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला है भारत में इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल का फास्टर एडॉप्शन हो। दूसरा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना और तीसरा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को कम करना और फ्यूल सिक्योरिटी के इशू को एड्रेस करना। फेम 2 के फीचर्स के बारे में बात करें तो जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उनके इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर ये स्कीम फोकस करती है। ये स्कीम के नीचे वही व्हीकल्स को इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा कि जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजीज है, जैसे कि लिथियम आयन बैटरी। भारत में 3x3 किलोमीटर के एरिया में मिनिमम एक चार्जिंग स्टेशन तो होना ही चाहिए। तो ये एम को कंप्लीट करने के लिए टोटल 2700 चार्जिंग स्टेशन को क्रिएट किया जाएगा। अब बात करते हैं नेशनल अर्बन लाइवलीहुड्स मिशन के बारे में। ये मिशन को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन ने 2013 में लॉन्च किया था। ये मिशन ने स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को रिप्लेस किया था। 2015 में ये स्कीम का नाम चेंज करके दीनदयाल अंत्योदय योजना रखा गया था। ये स्कीम को वर्ल्ड बैंक पार्शियली फाइनेंस करती है। ये स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि स्किल डेवलपमेंट से जो भी भारत के रूरल पुअर है उनकी हाउस होल्ड इनकम को बढ़ाना। इसके फीचर्स के बारे में बात करें तो ये मिशन के तहत अर्बन पुअर को हाउस होल्ड कंस्ट्रक्ट करने के लिए सब्सिडी दी जाती है और जो होमलेस है उनको शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है। जो भी अर्बन एरियाज में पुअर वेंडर्स है उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए और साथ ही साथ वेंडर मार्केट के डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करती है। ये स्कीम के जो बेनिफिशियरीज है उन्होंने जो बैंक से लोन लिया है वो लोन सेंट्रल गवर्नमेंट ये स्कीम के थ्रू लोन्स के ऊपर जो भी इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट पार्शियली बेनिफिशियरीज को पैसा प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रोवाइड करती है। अब ये स्कीम के बेनिफिशियरीज के बारे में बात करें तो मेनली इसमें 15 to 35 इयर्स के रूरल यूथ, SCs, STs, माइनॉरिटीज, फीमेल हेडेड हाउस होल्ड, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, डेस्टिट्यूट, माइग्रेंट लेबर्स एंड स्पेशली वनरेबल ऑक्यूपेशनल ग्रुप जैसे कि स्ट्रीट वेंडर है, रैग पिकर्स है, जिनकी एज 45 इयर्स तक हो।
ये स्कीम के नीचे मेनली 4 सब स्कीम है। सबसे पहले है आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना। ये बेसिकली एक रूरल ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है जिसके नीचे जो भी भारत के रिमोट विलेजेस है उनको एमिनिटीज एंड सर्विसेज जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन उनसे कनेक्ट करना है। दूसरा है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। ये सब स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि वुमन को फार्मिंग सेक्टर में एम्पावर्ड करना। थर्ड है स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। रूरल स्टार्टअप को ये सब स्कीम प्रमोट करती है। और फोर्थ है नेशनल रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट। ये सब स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की कैपेसिटी को बढ़ा के ऐसी इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट करना कि जिससे अर्बन एंड रूरल पुअर की हाउस होल्ड इनकम बढ़े। अब बात करते हैं नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में। ये मिशन को रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इंडिपेंडेंस डे पे लॉन्च किया था। ये कंप्लीट डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम है। अब ये सिस्टम को इसके फीचर्स के ऊपर से हम समझते हैं तो मेनली इसमें 4 फीचर्स है। सबसे पहले है वॉलंटरी हेल्थ आईडी, यानी कि हर एक इंडियन सिटीजन को एक यूनिक हेल्थ आईडी प्रोवाइड की जाएगी जो कि उसके आधार कार्ड से लिंक की जाएगी। ये हेल्थ आईडी में उसके हेल्थ रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन शामिल होगी उसमें। इसका मेन बेनिफिट ये है कि भारत का जो हेल्थ सेक्टर है उसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और साथ ही साथ पेशेंट को बार बार अपने डिसीजेस के लिए रिपोर्ट करवाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब भी पेशेंट एक क्लिनिक से दूसरे क्लिनिक में जाता है तो वो सिर्फ अपना ये हेल्थ आईडी का नंबर देके सभी रिपोर्ट्स नए डॉक्टर्स को बता सकता है। दूसरा है पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स। सभी इंडियन सिटीजन की जिसके पास अपना एक यूनिक हेल्थ आईडी हो वो अपने प्रीवियस हेल्थ रिकॉर्ड्स को देख सकता है। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि वो सिटीजन्स जो है वो अपना हेल्थ रिकॉर्ड ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैक करने का फायदा ये होगा कि अगर उनको कुछ लाइफस्टाइल में चेंजेस लाना है या फिर उनकी कुछ डाइटरी हैबिट्स को चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, तो वो इजीली अपने हेल्थ रिकॉर्ड को ट्रैक करके ये सब चीजें कर सकते हैं। थर्ड है डिजी डॉक्टर। डिजी डॉक्टर में भारत में सभी डॉक्टर्स की डिटेल अवेलेबल होगी, हालांकि ये वॉलंटरी फीचर्स है। और फिर फोर्थ है हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री। इसमें नेशनल लेवल की, स्टेट लेवल की या तो रीजनल लेवल की जितनी भी हेल्थ फैसिलिटीज है जैसे कि हॉस्पिटल्स है, क्लिनिक्स है और साथ ही साथ कौन कौन से डॉक्टर्स ये हेल्थ फैसिलिटीज से जुड़े हुए हैं उसकी एक रजिस्ट्री है। करंटली इसमें सिर्फ 4 ही फीचर्स है, लेकिन फ्यूचर में ई फार्मेसी एंड टेलीमेडिसिन सर्विसेज भी ये मिशन में शामिल किए जाएंगे। ये मिशन का इम्प्लीमेंटेशन नेशनल हेल्थ अथॉरिटी करती है जो कि अभी करंटली आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को भी इम्प्लीमेंट करती है। सत्यनारायणा कमेटी ने जुलाई 2019 में नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट का एक पेपर रिलीज किया था कि जिसमें उन्होंने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को क्रिएट करने का रिकमेंडेशन दिया था। यही रिकमेंडेशन के बेस पे ये मिशन को क्रिएट किया गया है। अब बात करते हैं शाला दर्पण पोर्टल। ये पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने क्रिएट किया है। ये बेसिकली नवोदया विद्यालय समिति का एक स्कूल ऑटोमेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम है। ये पोर्टल भारत में जितनी भी जवाहर नवोदय विद्यालय है उसको इंटीग्रेट करता है। बेसिकली इसमें क्या है कि भारत की जवाहर नवोदय विद्यालय है उसमें कोई ट्रांसफर होती है पोस्टिंग की या तो फिर मैथ्स मैनेजमेंट है, हॉस्टल की फैसिलिटीज है, वो सब चीजें ये सिस्टम में शामिल है। नवोदया विद्यालय के बारे में बात करें तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एजुकेशनल रेसिडेंशियल स्कूल्स है। ये भारत की एकमात्र ऐसी एजुकेशन सिस्टम है कि जिसमें एंटर होने के लिए स्टूडेंट को क्लास 6 में एंट्रेंस एग्जामिनेशन देनी पड़ती है। ये स्कूल को नवोदया विद्यालय समिति के द्वारा रन की जाती है। ये समिति मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के नीचे एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट है ध्रुव, प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम। ये प्रोग्राम को मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है। बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी टैलेंटेड स्टूडेंट्स है उनको अपनी एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करना है। ये स्कीम के नीचे क्लास 9 to 12 में से 60 स्टूडेंट्स को सिर्फ साइंस एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स में आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट दिया जाएगा। इसमें हर एक स्टूडेंट को ध्रुव तारा के नाम से जाना जाता है। हालांकि फ्यूचर में और सब्जेक्ट्स के भी ऊपर फोकस किया जाएगा। अब बात करते हैं जीवन कौशल के बारे में। ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का इनिशिएटिव है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी अंडर ग्रेजुएट लेवल स्टूडेंट्स है उसको लाइफ स्किल के साथ साथ सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग देना। इसमें मेनली 4 टाइप के अलग अलग कोर्स होंगे। कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए कोर्स, प्रोफेशनल एंड लीडरशिप स्किल को कल्टीवेट करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग के लिए और यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू के ऊपर कोर्सेज को ये प्रोग्राम के नीचे स्टूडेंट्स को सिखाया जाएगा।
अब बात करते हैं अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स। ये रैंकिंग फ्रेमवर्क को 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के इनोवेशन सेल, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन और इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क जो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंडर आता है, ये तीनों ने साथ मिलकर ये फ्रेमवर्क को फॉर्म किया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि भारत की जो भी मेजर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या तो यूनिवर्सिटीज है उसको प्रमोशन ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी इंडिकेटर्स है उसके बेस पे उनको रैंक करना। ये फ्रेमवर्क के बेसिकली 7 अलग अलग इंडिकेटर्स है, जैसे कि बजट एंड फंडिंग सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज, अवेयरनेस प्रमोशंस एंड सपोर्ट फॉर आइडिया जनरेशन एंड इनोवेशन, प्रमोशन एंड सपोर्ट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इनोवेटिव लर्निंग मेथड्स एंड कोर्सेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जनरेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड कमर्शियलाइजेशन और इनोवेशन इन गवर्नेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन। ये रैंकिंग में मेनली 2 कैटेगरीज है, पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस कैटेगरी और दूसरा है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस कैटेगरी। अब ये कैटेगरी में सब कैटेगरीज भी है, जैसे कि पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस कैटेगरी के नीचे इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, फिर दूसरा है स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज और तीसरा है गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट्स। तो ये टोटल 3 सब कैटेगरी है। और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस कैटेगरी में प्राइवेट और सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटीज एंड प्राइवेट और सेल्फ फाइनेंस कॉलेज या तो इंस्टीट्यूशंस। तो ये 2 सब कैटेगरीज प्राइवेट और सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की है। 2020 में जो ये रैंकिंग को पब्लिश किया गया था उसमें एक और सब कैटेगरी को ऐड किया गया था, विच इज सब कैटेगरी फॉर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर वुमेन। अब बात करते हैं अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के बारे में। ये स्कीम एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की है। ये कॉरपोरेशन एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम को इम्प्लीमेंट करता है। बेसिकली ये इंश्योरेंस स्कीम में जो भी एम्प्लॉयज है और जो एम्प्लॉयर है वो दोनों ये इंश्योरेंस स्कीम में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये योजना का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के सब्सक्राइबर है वो किसी भी रीजन से अनएम्प्लॉयड है तो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करना है। इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो ऐसे एम्प्लॉयज की जो कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के अंडर कवर होते हो, बेसिकली ये वही एम्प्लॉयज है कि जो कि एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के सब्सक्राइबर होते हैं। फिर दूसरा है कि मिनिमम 2 साल के लिए ये इंश्योरेंस स्कीम में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया होना चाहिए और पिछले 4 कंट्रीब्यूशन पीरियड में मिनिमम 78 डेज तक कंट्रीब्यूट किया होना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट है वो कोई भी पनिशमेंट के तौर पे या तो वॉलंटरी रिटायरमेंट के तौर पे नहीं होना चाहिए। ये स्कीम के बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो जो भी अनएम्प्लॉयड व्यक्ति है उनको मैक्सिमम 90 डेज के लिए पिछले 4 कंट्रीब्यूशन पीरियड्स के दौरान जो वो व्यक्ति की एवरेज पर डे अर्निंग है उसका 25% वो व्यक्ति को सिर्फ एक बार 90 डेज के लिए दिया जाता है। और अगर कोई भी व्यक्ति मिनिमम 3 महीनों के लिए अनएम्प्लॉयड है तो वो व्यक्ति ने एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम में जितना भी कंट्रीब्यूशन किया है उसका 47% वो विड्रॉ कर सकता है। अब बात करते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के बारे में। ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसको 2016 में लॉन्च किया गया था। बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी भारत के रूरल एरियाज है उसमें प्रोजेक्ट बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना, जैसे कि सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे प्रोजेक्ट बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना। फंडिंग की बात करें तो टोटल इसका फंडिंग है 5142 करोड़। ये मिशन में क्रिटिकल गैप फंडिंग का भी प्रोविजन है। क्रिटिकल गैप फंडिंग को प्लेन एरिया स्टेट्स में सेंटर एंड स्टेट के बीच में 60:40 के रेशियो में डिवाइड किया गया है और हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में 90:10 रेशियो में डिवाइड किया गया है। बेसिकली ये मिशन का जो मेन फंडिंग है वो अलग अलग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम और स्टेट गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम में से लिया जाता है। हालांकि जब भी अलग अलग स्कीम में से फंडिंग में कुछ कमी आए तो वो कमी को फिलअप करने के लिए ये मिशन के नीचे क्रिटिकल गैप फंडिंग का प्रोविजन किया गया है। अब इसके की फीचर्स के बारे में बात करें तो ये मिशन के नीचे क्लस्टर बेस्ड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट किया जाएगा। ये मिशन के नीचे रूरबन क्लस्टर को क्रिएट किया जाएगा। रूरबन क्लस्टर का मीनिंग है कि जियोग्राफिकली कंटिन्यूअस विलेजेस का एक क्लस्टर या तो एक ग्रुप जिसकी प्लेन एंड कोस्टल एरिया में पॉपुलेशन 15,000 से लेकर 25,000 तक हो और डेजर्ट, हिली और ट्राइबल एरियाज में अगर पॉपुलेशन 5,000 से 15,000 तक हो तो ऐसे विलेजेस के ग्रुप को रूरबन क्लस्टर कहते हैं। रूरबन क्लस्टर को डेवलप करने के लिए स्किल डेवलपमेंट,
एंड लोकल एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स को भी डेवलप किया जाएगा। तो ये मिशन के नीचे ऐसे टोटल 300 रूरल क्लस्टर को क्रिएट किया जाएगा। मिशन के नीचे टोटल 14 आउटकम्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हैं, जैसे कि स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग लिंक टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, डिजिटल लिटरेसी, सिटीजन सर्विस सेंटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन पार्ट के बारे में। ये स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने 2015 में लॉन्च किया था। ये स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि 2022 तक भारत के सभी अर्बन एरियाज़ में सभी के लिए परमानेंट हाउस को क्रिएट करना। इसके मेनली 4 अलग अलग कंपोनेंट है। सबसे पहला है बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन और एनहेंसमेंट प्रोग्राम, जिसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाउस कंस्ट्रक्ट करने के लिए 1.5 लाख तक ग्रांट प्रोवाइड करेगी। दूसरा है अफोर्डेबल हाउसिंग थ्रू क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम। ये प्रोग्राम के नीचे हाउस लोन के इंटरेस्ट के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट 3% से लेकर 6.5% तक सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। तीसरा है अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप विद प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर। तो जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको हाउस कंस्ट्रक्ट करने के लिए गवर्नमेंट 1.5 लाख का असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। और चौथा है इन सितु स्लम रीडेवलपमेंट यूजिंग लैंड एज अ रिसोर्स। ये प्रोग्राम के नीचे भारत के सभी अर्बन एरियाज़ में जो स्लम पॉकेट्स है उसका रीडेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट पर हाउस 1 लाख का असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। तो ये चारों के चारों कंपोनेंट में से CLSS के अलावा बाकी के तीनों कंपोनेंट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और जो CLSS है वो ये स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन रिस्पेक्टिव स्टेट या तो यूनियन टेरिटरीज और सेंट्रल नोडल एजेंसीज करती है। ये सेंट्रल नोडल एजेंसीज में आते हैं नेशनल हाउसिंग बैंक, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब इसके फीचर्स के बारे में बात करें तो ये स्कीम के तहत जो भी हाउस कंस्ट्रक्ट होने वाले हैं उसमें कुछ फीचर्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने मैंडेटरी रखे हैं, जैसे कि सीनियर सिटीजन एंड डिफरेंशियली एबल्ड लोगों के लिए जो हाउस प्रोवाइड किया जाएगा वो कंपलसरी ग्राउंड फ्लोर पे ही होना चाहिए। हाउस का कंस्ट्रक्शन इको फ्रेंडली मटेरियल से होना चाहिए। और तीसरा है कि ये स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए हाउस का ओनर या तो को ओनर कोई एक फीमेल होना कंपलसरी है। ये स्कीम के बेनिफिशियरी के बारे में बात करें तो मेनली इसमें 5 अलग अलग टाइप के बेनिफिशियरीज है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, लाइट इनकम ग्रुप, मीडियम इनकम ग्रुप, पीपल फ्रॉम माइनॉरिटी ग्रुप्स एंड वुमन बिलोंगिंग टू EWS LIG कैटेगरीज। और फिफ्थ है वुमन बिलोंगिंग टू EWS या तो LIG कैटेगरीज। ये सभी कैटेगरीज को उनके इनकम के हिसाब से डिफ्रेंशिएट किया गया है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो भी लाइट इनकम ग्रुप है और मीडियम इनकम ग्रुप है कि जिनकी सैलरी 3 लाख से 18 लाख के बीच में है वो सिर्फ क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के तहत जो बेनिफिट्स है वही सिर्फ ले सकते हैं। बाकी के जो 3 कंपोनेंट्स है उसके बेनिफिट्स ये 2 ग्रुप नहीं ले सकते। अब बात करते हैं इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस स्कीम के बारे में। ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की है। ये स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि अगले 10 साल में भारत की 20 हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की, जिसमें 10 पब्लिक सेक्टर की और 10 प्राइवेट सेक्टर की इंस्टीट्यूशंस को इतनी कैपेबल करना कि वो टॉप 500 एजुकेशनल ग्लोबल रैंकिंग में रैंक कर सके और द पीरियड ऑफ टाइम वो टॉप 100 में भी शामिल हो सके। हालांकि उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है। ऐसी ही हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ये स्कीम में पार्ट ले सकती है जो अभी करंटली टॉप 500 ग्लोबल रैंकिंग में वो रैंक करती हो, या तो और नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में वो टॉप 50 में रैंक करती हो। ये 20 हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का सिलेक्शन चैलेंज मेथड मोड से एक एम्पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी करेगी। ये स्कीम के नीचे जो भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ये स्कीम के नीचे सिलेक्ट होती है उनको अलग अलग टाइप के बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए 1000 करोड़ का एडिशनल फंडिंग है। फिर कंप्लीट एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी दी जाएगी। उसका कोई फिर वो न्यूअर एरियाज़ में डिग्रीज को प्रोवाइड कर सकती है। मेरिट के ऊपर फॉरेन स्टूडेंट्स को एडमिशन दे सकती है और डोमेस्टिक स्टूडेंट की फीस भी डिसाइड कर सकती है। तो ऐसे अलग अलग बेनिफिट्स ये स्कीम के नीचे दिए जाते हैं। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड का मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है कि जिसको 2017 में लॉन्च किया गया था। ये स्कीम को पहले इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के नाम से जाना जाता था। ये स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी प्रेग्नेंट वुमन है उनकी प्रेगनेंसी के दौरान उनकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहे और साथ ही साथ प्रेगनेंसी की वजह से उनके जॉब या बिजनेस में जो भी फाइनेंशियल लॉस हुआ है उनको कंपेंसेट करने के लिए ये स्कीम प्रेग्नेंट वुमन को
कैश बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। ये स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन आंगनवाड़ी सर्विसेज करती है अंडर द ओवरऑल एम्बिट ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की एक अम्ब्रेला स्कीम है। ये स्कीम के नीचे बेनिफिशियरी को 6,000 रुपीज़ 3 इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं और ये स्कीम को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के प्रोविजन के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट किया गया है। ये स्कीम के बेनिफिशियरीज के बारे में बात करें तो सभी प्रेग्नेंट वुमन और लैक्टिंग मदर्स ये स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। इन केस ऑफ मिसकैरेज यानी कि वॉम में ही बेबी की अगर डेथ हो गई तो जो प्रेग्नेंट वुमन है वो फ्यूचर प्रेगनेंसीज के लिए भी ये स्कीम के तहत कैश बेनिफिट ले सकती है। एक्सक्लूजन के बारे में बात करें तो जो भी प्रेग्नेंट वुमन एंड लैक्टिंग मदर्स गवर्नमेंट या तो PSU में एम्प्लॉयड है वो ये स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते। ये स्कीम के फंडिंग के बारे में बात करें तो ऑल दी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विथ लेजिस्लेचर में सेंटर एंड स्टेट का रेशियो 60:40 है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड हिमालयन स्टेट्स में सेंटर एंड स्टेट का रेशियो 90:10 है और सभी यूनियन टेरिटरीज की जिसमें लेजिस्लेचर नहीं है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का 100% असिस्टेंस है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 100% फंडिंग प्रोवाइड करेगी।